Good morning, students. In the last lecture, we have discussed about the intermolecular forces of attraction, which are responsible for the state of a matter. कि हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के अंदर किस किस टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट थे. आज हम डिस्कस करेंगे थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी वर्सेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. देखो थर्मल एनर्जी. थर्मल मीन्स भाई हीट. तो हमारे पास क्या हीट एनर्जी कि किसी भी बॉन्ड को, किसी भी एटम को, उसके अंदर जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिसोसिएट करने के लिए हमें जो एनर्जी, जो हीट देनी पड़ती है, जो टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं? थर्मल एनर्जी. थर्मल रिलेटेड टू द हीट, टेम्परेचर, कि हमारे पास जो एनर्जी देनी पड़ती. अब भी देखो थर्मल एनर्जी जितनी ज्यादा होगी ना, हमारे पास सॉलिड से किस में आएगा? लिक्विड में. लिक्विड से किस में आएगा? गैसेस में. क्योंकि आपको पता है इफ इन एनी केस कि हमारे पास कोई सॉलिड कंपोनेंट है, उसको हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो उस किस में जा सकता है? लिक्विड में. और लिक्विड से गैस में. अब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में. बट ऐसा तो नहीं होगा कि टेम्परेचर को इंक्रीज करे और गैस किसकी फॉर्म में आ जाए? लिक्विड की फॉर्म में. तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. तो हमारे पास क्या होगा? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यानी कि प्रोवाइडिंग द थर्मल एनर्जी, हमारे पास क्या होता चला जाएगा? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होते चले जाएंगे? वीक. मींस हायर द थर्मल एनर्जी, वीकर इज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. तो इट मींस हम कह सकते हैं थर्मल एनर्जी वर्सेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. कि हमारे पास अगर कोई कंपोनेंट सॉलिड है और क्या अगर हम उसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं तो वो किसके अंदर चला जाता है? लिक्विड के अंदर. फर्दर हम दे देते हैं थर्मल एनर्जी तो किसके अंदर चला जाता है? गैस. अभी देखो लेफ्ट टू राइट थर्मल एनर्जी क्या होती जा रही है? इंक्रीजेज होती जा रही है. बट जो इनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, वो क्या होते जा रहे हैं? डिक्रीज. मींस जैसे जैसे थर्मल एनर्जी जहां पर भी इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होते चले जाएंगे? वीक होते चले जाएंगे. ठीक है. तो ये तो कहानी थी. याद है कि हमारे पास किसकी? थर्मल एनर्जी वर्सेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस की. देखो बेटा कि हमारे पास जो कंप्लीट सॉलिड स्टेट है उसका डिस्कशन हमारे पास कहां पर आएगा? 12th क्लास के अंदर. सॉलिड स्टेट अलग से चैप्टर. लेकिन अब फिलहाल हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसकी? गैसियस स्टेट की. आफ्टर दैट हम बात करेंगे किसकी? लिक्विड स्टेट की. ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है कि हमारे पास सॉलिड आर नॉट कंप्रेसिबल बट लिक्विड आर आल्सो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल बट गैसेस आर द हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर. क्योंकि ये तो हमारे पास जनरल सी चीज है कि सॉलिड के हमारे पास फिक्स से फिक्स वॉल्यूम होती है. इनकी वॉल्यूम तो फिक्स होती है बट से फिक्स नहीं होती. बट इनकी ना कोई वॉल्यूम और ना कोई से फिक्स होती है. ठीक है. इनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनके बीच बहुत ज्यादा वीक है. ये क्या है? इन दोनों के बीच में लाई करता है. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास क्या था? यही तो इनके बीच का डिफरेंस था. बट हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कशन किसकी करेंगे? गैस की. क्योंकि गैस के बेसिस पर हमारे पास कई लॉ आए और उन्हीं के बेसिस पर हमारे पास एक आइडियल गैस इक्वेशन बनी थी. तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे गैसेस की विच आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर. ठीक है. तो गैसेस हमारे पास पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं सारी की सारी नोबल गैसेस. मींस 18 ग्रुप वाली सारी की सारी क्या है? गैसेस है. हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन. इसके अलावा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन सब क्या है? गैसेस विच आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर. तो इन्हीं से रिलेटेड हमारे पास कुछ लॉ आए थे. सबसे पहले हम बात करेंगे गैस लॉ कि इन्होंने कैसे कैसे हमारे पास प्रेशर को, वॉल्यूम को, टेम्परेचर को रिलेट किया कि किसने क्या दिया, कि हमारे पास कोई गैस कैसे कंप्रेस की जा सकती है, कितनी उसकी वॉल्यूम होगी, कितना उसका प्रेशर होगा, टेम्परेचर कैसे क्या. ठीक है. तो सबसे पहले हमारे पास जो गैस
भाई, उसमें है हमारे पास बॉयल्स लॉ। क्या है? सबसे पहले हमारे पास बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, according to Boyle's law, according to Boyle's law, at constant temperature, टेम्परेचर जब हमारे पास क्या रख दें? कांस्टेंट रख दें। कांस्टेंट मीन्स कि इफ इन एनी केस कोई रिएक्शन हो रही है या कोई प्रोसेस हो रही है, हमने जो टेम्परेचर स्टार्टिंग में रखा था, ऑल ओवर द प्रोसेस यानी कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हमारे पास टेम्परेचर क्या रहेगा? वही रहेगा, सेम रहेगा। कई यहाँ पर बच्चे समझ जाते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर मीन्स तो जीरो हो गया। नहीं, टेम्परेचर जीरो कांस्टेंट नहीं है। टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट का मतलब ये है कि प्रोसेस के दौरान हमारे पास टेम्परेचर में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, एंडिंग तक हमारे पास वही टेम्परेचर है। तो इसने क्या कहा? एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। और देखो बॉयल्स, भाई उबल रहा है ना, बॉयल हो रहा है, नाम से भी डिनोट हो रहा है। तो उस बॉयल्स ने क्या कर दिया? कांस्टेंट को ही क्या कर दिया? टेम्परेचर को ही क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। क्लियर है? तो जैसे ही टेम्परेचर को उसने कांस्टेंट कहा, तो उसने कहा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम गैस की बहुत ज्यादा है, बिल्कुल फैली हुई है, तो उस गैस का प्रेशर क्या रहेगा? वो ज्यादा कम रहेगा। लेकिन गैस को हाईली कंप्रेस करके मान लो एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया गया, तो वॉल्यूम एज कंपैरिजन टू द होल वॉल्यूम, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या हो गई? बहुत ही कम हो गई। और अब हमारे पास जब उसको हम ओपन करते हैं तो क्या निकलता है? एकदम प्रेशर से गैस से बाहर आती है, क्योंकि गैस तो क्या होना चाहती है? एक्सपेंड होना चाहती है। इट मीन्स हमारे पास जब वॉल्यूम बहुत ही कम थी तो प्रेशर क्या अप्लाई करना पड़ा था? बहुत ज्यादा अप्लाई करना पड़ा था, क्योंकि गैस को कंप्रेस करना हमारे पास वैसे ही तो कंप्रेस नहीं कर सकते, कि हमें क्या करना पड़ेगा? हाई प्रेशर को अप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम प्रेशर हाई करते जाएंगे तो वैसे वैसे गैस क्या होती जाएंगी? गैस के पार्टिकल जो बिल्कुल बिखरे हुए थे, बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट आउट थे, वो क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डिक्रीज। और कब? जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। या फिर हम कहीं करें कि उनके ऊपर कोई प्रेशर ही ना लगाए, जैसे हमारे पास कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स आती है, सॉफ्ट ड्रिंक हम बोल सकते हैं, उसका जैसे ही हम टैप को ओपन करते हैं तो क्या हो जाता है? एकदम से प्रेशर डिक्रीजेस। और प्रेशर जैसे डिक्रीज होता है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ द गैस आप बोल सकते हो, वो क्या हो जाती है? एकदम से एक्सपेंड, क्योंकि हमारे पास जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उनके अंदर क्या होता है भाई? CO2 मिक्स होती है। और जैसे ही CO2 मिक्स होती है, जैसे ही हम वो क्या होती है? ये प्रेशराइज करके डाली गई है, जैसे ही हम ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाती है? एक्सपेंड हो जाती है। तो इट मीन्स प्रेशर हाई है तो वॉल्यूम कम है, और वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसको यहाँ पर कहा P इज इक्वल टू, ले सकती हूँ मैं K/V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को किससे डिनोट कर दिया? K कांस्टेंट से। तो यहाँ से PV इज इक्वल टू K। अब देखो बेटा, K यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है, जो ऑल ओवर द प्रोसेस चेंज नहीं होता। इफ इन एनी केस कि हमारे पास बेसिक से हमारे पास प्रेशर चेंज होता रहे, वॉल्यूम चेंज होता रहे, K कांस्टेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो अगर K हमारे पास इफ इन एनी केस कि हम क्या टेक कर लेते हैं? 100 ले लेते हैं, और स्टार्टिंग में मेरे पास प्रेशर था 20, वॉल्यूम कितनी थी भाई? 5। फिर हमारे पास प्रेशर क्या हो गया? 10, तो वॉल्यूम क्या होगी? इंक्रीज। जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज होगा वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होगी? इंक्रीज होगी। इफ इन एनी केस कि हमारे पास प्रेशर को ले लेती हूँ मैं 5, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? इट मींस जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज होता गया वैसे वैसे हमारे पास वॉल्यूम क्या होती चली गई? इंक्रीज, क्योंकि K कांस्टेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम केस अगर कहता है यहाँ पर कि ये तो हमारे लिए किसी एक गैस के लिए बात है, इफ इन एनी केस 2 or more than 2 gases are present, then how can we relate the pressure volume of the gases? तो हमारे पास क्या कहता है? मान लो हमारे पास कोई फर्स्ट गैस है P1 V1, क्योंकि उसकी प्रेशर क्या होगा? P1 और वॉल्यूम क्या होगी? V1। कांस्टेंट तो यही है ना। कोई सेकंड गैस है जिसका प्रेशर क्या है? P2, वॉल्यूम क्या है? V2, तो कांस्टेंट क्या रहेगा? ये। अब ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, दोनों क्या है? इक्वल। इट मींस
P1 V1 which is equal to P2 V2। तो टू गैसेस के बीच हमारे पास रिलेशन का भी पता चल जाएगा कि कौन हाईली कंप्रेसिबल है, कौन कम कंप्रेस, किसका प्रेशर ज्यादा है, किसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो हमारे पास ऐसे भी तो लिख सकते हैं P1 by P2 which is equal to V2 by V1। क्लियर? अब उसके बाद बात आती है हमारे पास ग्राफ की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्राफ के अंदर क्या कहता है कि हमारे पास देखो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच हम ग्राफ लेते हैं, द ग्राफ बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम। यहाँ से देखो ये हमारे पास प्रेशर है, ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। अब हम क्या कहते हैं कि जब हमारे पास प्रेशर मैक्सिमम होगा तो वॉल्यूम जीरो तो नहीं होगी, बट क्या होगी, कुछ तो अमाउंट में होगी ना, ठीक है। तो हमारे पास जब प्रेशर मैक्सिमम था तो वॉल्यूम मान लो हमारे पास ये, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज हुआ वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज। तो जैसे जैसे प्रेशर डिक्रीज हुआ वॉल्यूम वैसे वैसे क्या होती चली गई, इंक्रीज एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। वी टेक द कांस्टेंट टेम्परेचर 200 केल्विन ऑल ओवर दिस प्रोसेस। कि जैसे प्रेशर हमारे पास हाई था तो वॉल्यूम क्या थी, बहुत ही कम थी। जैसे प्रेशर डिक्रीज हुआ तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो गई, इंक्रीज हो। अब हम बात करते हैं कि इसके भाई अगर हमारे पास देखो टेम्परेचर अब तो 200 केल्विन के ऊपर थी ऑल ओवर द प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास ऑल ओवर द प्रोसेस 300 केल्विन के ऊपर, अगर 300 केल्विन के ऊपर होगी तो हमारे पास टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो भाई एट द सेम प्रेशर वॉल्यूम क्या रहेगी, उसकी ज्यादा रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर तो वॉल्यूम इंक्रीज होनी होती है ना, एक्सपेंड करेंगे कैसे। बट जैसे जैसे प्रेशर